नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावरफुल स्टडी में। जय श्री राम दोस्तों, राम राम सभी दोस्तों के लिए। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नैरो स्टील रूल के ब्लेड की चौड़ाई कितनी होती है। तो सबसे पहले आपको नैरो स्टील रूल के बारे में जानना चाहिए कि नैरो स्टील रूल आखिर होता क्या है। ठीक है, नैरो स्टील रूल कुछ जैसा कि सिंपल रूल होता है उसी प्रकार का एक रूल होता है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट होता है, इसकी जो ब्लेड होती है उस रूल की अपेक्षा कम मोटी और कम चौड़ी होती है। तो इस रूल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आपको ये भी जानना चाहिए। इस रूल का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ साधारण स्टील रूल का प्रयोग हम नहीं कर सकते, यानी कि सक्रिय स्थान पर नैरो स्टील रूल का यूज किया जाता है, जैसे कि ग्रूव है, कीवेज है, स्लॉट है, उसकी चौड़ाई गहराई मापने के लिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नैरो स्टील रूल की ब्लेड की चौड़ाई कितनी होती है। तो नैरो स्टील रूल की ब्लेड की चौड़ाई होती है 5 mm। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है नैरो स्टील रूल की ब्लेड की मोटाई कितनी होती है। तो नैरो स्टील रूल की ब्लेड की मोटाई होती है 2 mm। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है स्टील रूल कितनी सूक्ष्मता में माप ले सकता है, यानी कि आपको स्टील रूल का लिस्ट काउंट बताना है। ठीक, स्टील रूल का लिस्ट काउंट यहाँ पर mm में पूछा गया, तो mm में हो जाएगा 0.5 mm। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर ब्रिटिश में पूछता 1/64 इंच स्टील रूल का लिस्ट काउंट हो जाता। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छे से टेक्निकल तैयारी कराई जाती है। अगर आपने ITI पास की है तो आपको पावरफुल स्टडी चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस चैनल के अबाउट में जाकर देखोगे तो इस चैनल की तैयारी कराने की शेड्यूल है जो बहुत ही शानदार है, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको क्लास मिलेगी, बहुत ही आसानी से डिटेल में आपको समझाया जाएगा। एंड गाइज आपकी 7 दिन में एक दिन आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की भी क्लास यहाँ पर मिलेगी, और आपका हर संडे वीकली हर संडे आपने जो पढ़ा है उसका टेस्ट होगा। आपको डेली इसकी PDF भी मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। सो गाइज अगर आपने ITI पास की है, आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर का, जो कि यहाँ पर हाइड हो गया है। देखिए उसमें पूछा गया था कि शॉर्ट स्टील रूल में सबसे छोटा ब्लेड कौन सा होता है। तो शॉर्ट स्टील रूल आपके लिए पता हो, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। शॉर्ट स्टील रूल छोटे छोटे ब्लेडों का एक सेट होता है, उसमें 5 ब्लेड होती हैं। कुछ इस प्रकार से उसमें 5 ब्लेडों का एक सेट होता है, उसमें एक होल्डर होता है जो कि इस ब्लेडों को पकड़ता है। तो सबसे छोटी ब्लेड इसमें होती है 1/2 इंच, फिर होती है 1/4 इंच, 3/4 इंच, 3/8 इंच, फिर होती है 1 इंच। 1 इंच की ब्लेड सबसे बड़ी होती है। और इस ब्लेड का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे कोई ब्लाइंड होल है, कोई स्मॉल होल है, उसका हम डाया चेक करने के लिए या गहराई चेक करने के लिए, डाया चेक करने के लिए शॉर्ट रूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 1/4 इंच। ठीक, 1/2 इंच 1/4 इंच से बड़ा होता है। अब यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है खरोचनी किस धातु की बनी होती है। आपको खरोचनी और खुरचनी में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है। खरोचनी को कहते हैं स्क्राइबर और खुरचनी को कहते हैं स्क्रेप। तो यहाँ पर खरोचनी आपके लिए पता होगा एक मार्किंग टूल है। स्क्राइबर क्या है, एक मार्किंग टूल है। आपको यहाँ पर निमी की भाषा मिलेगी, क्योंकि मैं निमी बुक से ही सारी तैयारी कराता हूँ, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं उस सभी में निमी से क्वेश्चन आते हैं और निमी की भाषा से आते हैं, इसलिए आपको खरोचनी और खुरचनी में कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर खरोचनी आपके लिए पूछा गया किस धातु की बनाई जाती है। तो हाई कार्बन स्टील यानी कि उच्च कार्बन इस्पात की खरोचनी बनाई जाती है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विभाजक का आकार होता है एंड डिवाइडर का साइज कितना होता है। तो आपको डिवाइडर के बारे में जानना चाहिए। तो डिवाइडर एक मार्किंग टूल है जिससे कि हम कोई माप नहीं ले सकते हैं, एक माप को दूसरी जगह स्थानांतरण कर सकते हैं। डिवाइडर कुछ इस प्रकार का होता है, आपने देखा होगा। तो इसके यहाँ पर पॉइंट होते हैं बहुत नुकीले, तो इससे हम माप को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण कर सकते हैं, ना कि इससे माप ले सकते हैं। ठीक है, डिवाइडर माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, आपके लिए पता हो। इसका साइज जो होता है वो होता है 50 से 250 mm। तो बीच द 50 से 250 mm नहीं होता, 50 से 200 mm डिवाइडर का साइज होता है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विभाजक की टांगों को सही स्थिति एवं उन्हें ठीक से बैठाने के लिए किस पंच का इस्तेमाल किया जाता है। यही क्वेश्चन अभी जो 21 मार्च को NPCI नरोरा का जो पेपर हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको इस क्वेश्चन में
बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है और इसे नोट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विभाजक की टांगों को सही बैठाने के लिए, पॉइंट देने के लिए हम किस पंच से मार्क करते हैं? तो यहाँ पर 30 डिग्री प्रकपंच बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकपंच दो कोणों में पाया जाता है, एक 30 डिग्री होता है, एक 60 डिग्री होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बिंदु को स्थापित करने के लिए कितने डाटम का संदर्भ चाहिए? डाटम क्या होता है? देखिए, कोई भी हम जब वस्तु को मापते हैं तो उसके लिए कोई बेस होना चाहिए ना, सरफेस कोई होना चाहिए। जैसे कि किसी व्यक्ति की हाइट मापना है तो वो पृथ्वी पर खड़ा है, तो पृथ्वी उसका क्या होगा? डाटम, डाटम हो गया। तो किसी एक बिंदु को स्थापित करने के लिए जब हम कोई वस्तु की, कोई जॉब की मार्किंग करते हैं तो उसका पहले एक बिंदु को पॉइंट करते हैं, उसके बाद से और सारे मार्किंग करते हैं। तो उस बिंदु को पॉइंट करने के लिए कितनी डाटम का संदर्भ हमको चाहिए रहता है? तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता है, इसमें होता है 2 संदर्भ चाहिए। आपने अगर जॉब बनाया होगा तो आपको पता होगा 2 साइड हम पहले बनाते हैं, इसके बाद जॉब की मार्किंग करते हैं और आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन डाटम की तरह कौन कार्य नहीं करता? इसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वह वस्तु है जो डाटम की तरह कार्य नहीं करती है? तो आपको पता होगा कि चिन्हन मेज, सरफेस प्लेट, बी ब्लॉक। चिन्हन मेज यानी कि मार्किंग टेबल, सरफेस प्लेट और बी ब्लॉक, ये तो सभी को बेस देते हैं, डाटम की तरह कार्य करते हैं। लेकिन सरफेस गेज यहाँ पर मार्किंग टूल है, लेकिन ये बेस नहीं देता, इससे मार्किंग की जाती है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कैलिपर का वर्गीकरण किया जाता है, तो यहाँ पर पूछा गया है कैलिपर को हम किस से डिनोट करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जॉइंट से, लेग से, ए और बी दोनों पिवट से। आपको पता होगा हम कैलिपर को जॉइंट से और लेग से, उसका कौन सा जॉइंट है? लेग से नहीं, केवल जॉइंट से, हम जॉइंट से और लेग से, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर 2 जॉइंटों में पाए जाते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कैलिपर जो होते हैं वो 2 जॉइंटों में पाए जाते हैं। एक होता है फर्म जॉइंट कैलिपर, जो कि यहाँ एक रिवेट टाइप बना रहता है, उससे जुड़ा रहता है। एक होता है स्प्रिंग टाइप कैलिपर, ठीक है, स्प्रिंग जॉइंट टाइप। इसमें इस प्रकार यहाँ एक स्प्रिंग लगी होती है, यहाँ एडजस्टेबल नट लगा होता है, जिससे हम जल्दी वो साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसकी लेग नुकीली होनी चाहिए और समान होनी चाहिए, वही कैलिपर हमारा सही माना जाता है। ठीक है, वो कैलिपर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आउटसाइड कैलिपर कुछ इस प्रकार से, और एक होता है इनसाइड कैलिपर। ठीक है, 2 प्रकार से कैलिपर होता है, आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर। तो ए और बी 2 सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा, किस कैलिपर की शीघ्र सेटिंग किया जा सकता है? एक क्वेश्चन भी NPCL नरोरा 21 मार्च 2022 के पेपर हुआ, उसमें पूछा गया है किस कैलिपर की शीघ्र सेटिंग की जा सकती है? ठीक है, तो यहाँ पर बी द राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर से हम शीघ्र सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एडजस्टेबल नट लगा होता है, जिससे हम साइज को जल्दी एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, जेनी कैलिपर किस साइज में नहीं मिलता है? अब बताना है कि जेनी कैलिपर किस साइज में नहीं मिलता है। देखिए, जब ये क्वेश्चन को पढ़ो तो उसे ध्यान से पढ़ना, नहीं पूछा है या हाँ पूछा है। तो 150, 200, 100, 300 इस साइज में आपको जेनी कैलिपर देखने को नहीं मिलता। तो 150, 200, 300 इन साइज में तो जेनी कैलिपर मिलता है, लेकिन 100 mm साइज के जेनी कैलिपर नहीं मिलता। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर देखिए, जेनी कैलिपर आपने पढ़ा होगा तो वो भी 2 प्रकार का होता है। आपने अभी तक एक ही प्रकार का पढ़ा होगा, लेकिन एक्चुअली मैंने निमी में, आपने अगर नहीं पढ़ा तो बता देता हूँ। जेनी कैलिपर 2 प्रकार का होता है। जेनी कैलिपर कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए, ठीक है, यहाँ पर एक हील बनी होती है और यहाँ पर जो पॉइंट होता है उसका, एक तो ये होता है हील टाइप जेनी कैलिपर। हील टाइप जेनी कैलिपर का हम बाहरी सतह की समांतर लाइन खींचने के लिए करते हैं। और एक होता है ऑड लेग कैलिपर, जैसे हम साधारण सभी जानते हैं, यहाँ पर जो टांग मुड़ी रहती है 45 डिग्री पर मुड़ी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा होता है जेनी कैलिपर। तो जो हील टाइप जेनी कैलिपर के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बाहरी सतह की समांतर लाइन खींचने के लिए हील टाइप जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है, और अंदरूनी सतह की समांतर लाइन खींचने के लिए ऑड लेग कैलिपर जो जेनी कैलिपर होता है उसका, टिल्ट टांग वाले जेनी कैलिपर का यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी गया है, हील वाले जेनी कैलिपर का उपयोग डॉट डॉट के समांतर रेखा खींचने के लिए किया जाता है। तो बाहरी किनारे के साथ, अभी मैंने बताया बाहरी किनारे के साथ, इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, विटनेस चिन्हों को स्पष्ट करने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर विटनेस चिन्ह, आपको पता होगा मार्किंग में हम किस पंच का यूज किया करते हैं विटनेस मार्क करने के लिए, यानी कि जो मार्किंग लाइनों को पक्की करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्किंग लाइनों को पक्की करने के लिए हम किस पंच का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर डॉट पंच इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
हथौड़ी किस धातु से बनाई जाती है? तो हथौड़ी यानी कि हैमर किस धातु बना होता है? बताइए बताइए, आप भी कमेंट करते चलिए आपकी कितनी तैयारी, आपको पता चलता रहेगा कि हमारी कितनी तैयारी, कितने पानी में है। मेरे आंसर बताने से पहले आप भी अपने आंसर को कमेंट करें या कॉपी में नोट डाउन करें। तो हैमर किस धातु बनाए जाते हैं? कास्ट स्टील, कार्बन स्टील, ड्रॉप फोर्जेड कार्बन स्टील, यहाँ पर हाइड हो गया सी, क्वेश्चन जो है वो हाइड हो गया, देख नहीं रहा, और टूल स्टील। तो आपको पता होगा कि हथौड़ी हैमर जो है वो ड्रॉप फोर्जेड कार्बन स्टील की बनाई जाती है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। विच मार्किंग मीडिया एच पॉइजनस कौन, यानी कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? ठीक है, ये क्वेश्चन ही बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, तो आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर इसका आंसर जो है वो कॉपर सल्फेट, तो सी इज द राइट आंसर है। कॉपर सल्फेट जो होता है वो बहुत ही जहरीला होता है, उसे हम बहुत ही सावधानी से यूज करना पड़ता है, जहाँ तक उसका यूज करने को मना ही किया जाता है, क्योंकि अगर थोड़ी भी सावधानी नहीं बरतेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हथौड़ी किस धातु की बनाई जाती है? तो हथौड़ी यहाँ पर ड्रॉप फोर्जेड कार्बन स्टील की बनाई जाती है। ठीक है, हथौड़ी के फलक को थोड़ा सा बढ़ाकर क्यों बनाया जाता है? अगर ये पूछा जाए हथौड़ी के फेस को थोड़ा सा उत्तल क्यों बनाया जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करें अगर आपको पता है अभी तक। तो ए है किनारों पर गड्ढा ना हो इसलिए, बी है सुंदर दिखाने के लिए, सी है सही से चोट मारने के लिए, डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए इज द राइट आंसर, किनारों पर गड्ढा ना हो। हथौड़ी का देखिए दो फेस होते हैं, एक फेस एक पिन, दो होते हैं, एक फेस होता है एक पिन होता है। तो पिन तो आपको पता होगा कि बॉल पिन, क्रॉस पिन और स्टेट पिन, 3 प्रकार से हैमर होते हैं। तो उसका जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है एक फेस होता है और ये ऊपर पिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो फेस जो रहता है वो थोड़ा सा पिन से बड़ा रहता है और थोड़ा सा इस प्रकार से यहाँ पर उठा रहता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसलिए उत्तर हम किस लिए बनाते हैं कि किनारों पर गड्ढा ना हो। अगर हम इसे फ्लैट बना देंगे और चोट मारेंगे तो किनारों पर पूरा हैमर का फेस जो लगेगा और किनारों पर गड्ढा बनेगा, बीच में सही से चोट नहीं लगेगी, इसलिए हम थोड़ा सा उत्तर इसे बनाते हैं। ठीक है, अब 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हथौड़ी का वजन किस भाग पर होता है, किस भाग पर अंकित होता है? तो पिन, फेस, चीक, आई होल। हथौड़ी के बारे में आपको मैं बता दूं, देखिए थोड़ा सा हथौड़ी के बारे में जान लेना चाहिए, जहाँ तक सभी के लिए पता होगा। एक हथौड़ी का सिंपल सा हम चित्र बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर बॉल पिन हैमर है इस प्रकार से। तो इसका पूछा हथौड़ी का वजन किस भाग पर अंकित होता है, तो इसे कहते हैं क्या? पिन, या इसे कहते हैं फेस। ठीक है, इसे पिन, इसे फेस, इसे चीक यानी कि गाल। ठीक है, ये होता है आई होल और एक होता है हैंड। तो चीक जो होता है इस भाग को सॉफ्ट रखा जाता है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि हथौड़ी किस भाग को सॉफ्ट या नरम मृदु रखा जाता है, तो चीक को नरम रखते हैं, मृदु रखते हैं, और इस चीक पर ही हथौड़ी का वजन यानी भार अंकित रहता है। तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। कोनों पर कार्य करने के लिए किस हथौड़ी का प्रयोग करेंगे? ठीक है, जैसे कि कोनों पर कार्य करने के लिए पूछा गया है। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक मैं कॉर्नर बना देता हूँ इस प्रकार से। अब ये जो कॉर्नर है ना, ये अब इस प्रकार से यहाँ पर कॉर्नर बना हुआ है, तो यहाँ पर हमको कोई कार्य करना है इस कोनों पर, तो किस हथौड़ी का हम प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर देखिए कोनों पर कार्य करने के लिए हम कार्य करते हैं स्ट्रेट पिन हैमर का, और अगर किसी मेटल को फैलाने के लिए, कोई मेटल है उसे हमको लंबे बढ़ाना है, फैलाना है, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं क्रॉस पिन हैमर का। इस प्रकार से यहाँ पर क्रॉस पिन हैमर का यूज करेंगे। अगर मेटल धातु को फैलाने के लिए, लंबे बढ़ाने के लिए पूछा जाए तो क्रॉस पिन हैमर का, और अगर किनारों पर कार्य करने के लिए पूछा जाए तो स्ट्रेट पिन हैमर का हम प्रयोग करते हैं। और बॉल पिन हैमर का तो आपको पता ही होगा, रिवेटिंग में करते हैं, मशीन्स और वर्कशॉप में साधारण कार्य करने के लिए करते हैं। कला हैमर को आपको पता ही होगा कि हम कील को निकालने के लिए यूज करते हैं। तो चारों ऑप्शन तो आपका सामने आ गए होंगे, तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इंजीनियर हैमर को वर्णित किया जाता है, यानी कि स्पेसिफाई किसके द्वारा, हैमर को स्पेसिफाई किसके द्वारा किया जाता है? पिन के आकार से, फेस के आकार से, भार से, ए व सी दोनों से। तो आपको पता होगा जो हैमर्स होते हैं उसको पिन व उसके भार से डिनोट करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। चिन्हन कार्य के लिए किसी इंजीनियर हथौड़ी का भार होना चाहिए, यानी मार्किंग करने के लिए किसी हैमर का वजन कितना होना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर सही से पढ़ोगे, अगर आप वास्तव में सही से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल को आप अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें, ताकि वो भी यहाँ पर
अच्छे से तैयारी कर सकें और ग्रुप में स्टडी हो सके। आपको पता होगा जब ग्रुप में स्टडी होती है तो बहुत ही अच्छे से हमारे जो डाउट हैं वो क्लियर होते हैं और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आता है और बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी होती है। यहाँ पर मैं आपको अपना 100% दे रहा हूँ, आपको अपना 100% देना होगा, तभी जाके आपकी सही से तैयारी हो पाएगी। अगर आपने IIT की है तो आप सरकारी नौकरी लेना ही चाहिए, सरकारी नौकरी लेकर ही रहेंगे अगर हमने IIT की है तो आपको यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट में जो क्वेश्चन देखिए टेक्निकल 70-80% तक टेक्निकल पूछा जाता है ऑल डिपार्टमेंट। तो अगर आपका टेक्निकल बेस अच्छा है तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, किसी भी एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। उसमें अब देखिए क्या होता है कि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए हर एक डिपार्टमेंट थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछने लगे हैं। जैसे कि कभी कभी एक दो क्वेश्चन ड्राइंग की भी डाल देते हैं, मैथ की भी डाल देते हैं, साइंस की भी डाल देते हैं। तो आपको इसलिए मैंने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को पढ़ाने का निश्चय किया है। साइंस में पढ़ाऊंगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन जैसा कि हमारा मैथ फिजिक्स जो भी है सब कुछ अच्छे से हम पढ़ेंगे, अच्छी से तैयारी करेंगे। जो मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा उसका वीकली टेस्ट लूँगा और आपको PDF मिलेगी ताकि आप रिवीजन कर सको और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सको। तो हम चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चिन्हन कार्य के लिए किसी इंजीनियर हथौड़ा का भार होता है 250 ग्राम, ना कि किलोग्राम। आप डी ऑप्शन मत जाना, 250 ग्राम होता है तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मशीन शॉप और फिटिंग शॉप के साधारण कार्य के लिए किस हथौड़ी का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि मशीन शॉप फिटिंग शॉप में हम बॉल पिन हैमर का यूज करते हैं, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। BIS के अनुसार V ब्लॉक की कितनी किस्म होती है? अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप एक बार आंसर बताइए मेरे को, इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर बताइए कि V ब्लॉक की BIS के अनुसार V ब्लॉक की कितनी टाइप होती है, कितनी किस्म होती है, ठीक है। V ब्लॉक तो आप सबने पढ़ा ही होगा, इस प्रकार से V ब्लॉक होता है, ठीक है। तो V ब्लॉक की किस्में जो होती हैं वो होती है 4 BIS के। अब बोलोगे 4 कैसे, तो देखिए बता दें। एक होता है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप V ब्लॉक, एक होता है डबल लेवल सिंगल ग्रुप V ब्लॉक, एक होता है डबल लेवल डबल ग्रुप V ब्लॉक, एक होता है डबल ग्रुप सिंगल लेवल V ब्लॉक। आपने कुछ इस प्रकार से V ब्लॉक देखा होगा, देखिए थोड़ा सा बताता हूँ। रियल ड्राइंग तो सही से नहीं बन रही। देखिए हम इसका लेवल कहाँ से स्पेसिफाई करते हैं। बहुत से जो लड़के हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं सिंगल लेवल डबल लेवल हम कैसे पहचानें। तो देखिए मैं एक सिंपल सी ट्रिक आपके लिए बता देता हूँ इसे पहचानने के लिए। यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये जो है ना, ये जो ग्रुप जो है ना, इससे हम इसको लेवल डिफाइन करते हैं, लेवल को पहचानते हैं। अगर ये डबल बना हुआ है तो ये हो जाएगा डबल लेवल सिंगल V ग्रुप। अगर ये सिंगल बना हुआ है तो सिंगल लेवल सिंगल V ग्रुप। अगर इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर एक और V ग्रुप बना होता कुछ इस प्रकार से, डबल डबल V ग्रुप होते हैं, इस प्रकार से एक और V ग्रुप बना हो जाए और इस प्रकार से यहाँ पर एक और स्लॉट कटा होता, तो ये हो जाता डबल लेवल डबल V ग्रुप V ब्लॉक। तो यहाँ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो इस स्लॉट है इससे हम डिफाइन करेंगे कौन सा लेवल V ब्लॉक है, सिंगल लेवल है या डबल लेवल है, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेड A के V ब्लॉक कितनी एम लंबाई मिलते हैं? एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ग्रेड 2 ग्रेडों में V ब्लॉक मिलते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ग्रेड A एंड ग्रेड B, ठीक है। तो ग्रेड A के V ब्लॉक बहुत ही शुद्ध होते हैं, बहुत ही शुद्ध होते हैं। मशीन इसका टूल रूम में हम उपयोग करते हैं, ठीक है। और बी ग्रेड के जो V ब्लॉक होते हैं उसका हम साधारण कार्य में उपयोग करते हैं, वर्कशॉप में यूज करते हैं। तो A ग्रेड के जो V ब्लॉक होते हैं वो हार्ड स्टील हाई स्टील्स बनाए जाते हैं, अच्छे शुद्ध स्टील्स बनाए जाते हैं और इसकी लंबाई होती है 16 होती है। और B ग्रेड के जो V ब्लॉक होते हैं उसकी लंबाई होती है 300 mm, ठीक है। एक क्लोज रेंट कास्ट आयरन के बने होते हैं। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा, 100 mm डी द राइट आंसर हो जाएगा। V ब्लॉक 50, यहाँ पर एक V ब्लॉक को स्पेसिफाई किया गया है इस प्रकार से। देखिए V ब्लॉक को 50/540A, इसमें V ब्लॉक की लंबाई कितनी होगी? तो आपको अगर ये मार्किंग पूछ दी जाती है और इसमें से कुछ भी आपको पूछ लेता है, जैसे कि A है 540 है 50 है, तो आपको सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो 50 है ना, ये हो जाएगी V ब्लॉक की लंबाई, ठीक है। 540 जो पता है क्या, V ब्लॉक का हम साइज कैसे लेते हैं,
वी ब्लॉक का साइज पता कैसे लेते हैं? 540 जो होता है ना, उसमें जो रॉड हम रखते हैं वो कितने mm से कितने mm के व्यास के हम रोडों में रख सकते हैं। तो ये वी ब्लॉक का साइज होता है, तो कितने कम व्यास की कितने अधिक व्यास के रोड को हम वी ब्लॉक पर रख सकते हैं। और ए जो होता है वो ग्रेड होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि 50 क्या है, 540 क्या है और ए क्या है। तो इसमें आप लंबाई आसानी से बता सकते हो कि इस वी ब्लॉक की लंबाई 50 mm है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बेंच वाइज का साइज लिया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जौ की चौड़ाई से जौ की लंबाई से फिक्स जौ से स्पिंडल की लंबाई से, तो जौ की चौड़ाई से बेंच वाइज का साइज लिया जाता है, आपको पता ही होगा। तैयार वस्तु को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक क्वेश्चन भी MPCL नरोरा पूछा गया है। देखिए जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, आपको कोई अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ एडवांस है तो मैं यहाँ पर बता दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब जो भी क्वेश्चन आते हैं वो निमी से सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं और निमी की भाषा में आते हैं। आप अलग अलग बुक से तैयार करते हो, उससे भाषा कुछ अलग होती है। वही क्वेश्चन जो आपने पढ़ा भी है, फिर भी वहाँ पर जाके आप कन्फ्यूज हो जाते हो और गलत करके आ जाते हो, क्योंकि आपको भाषा कन्फ्यूज कर देती है। अगर आप निमी की बुक से पढ़ के जाओगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप कोई भाषा में कन्फ्यूज नहीं होंगे और आपके क्वेश्चन जो गलत नहीं होंगे। ठीक है। तैयार वस्तु को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंच वाइस में हम फिनिश्ड पार्ट को पकड़ने के लिए पता होगा मुलायम जबड़ा वाइस क्लैंप का हम प्रयोग करेंगे। तो इज द राइट आंसर हो जाएगा। हेक्सा ब्लेड की स्टैंडर्ड लंबाई कितनी होती है? आप ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है तो बहुत से बच्चे हैं जो कन्फ्यूज आते हैं और इसे गलत करके लाते हैं। इनसे पूछा है भाई साधारण सा, अगर एम में दिया होता तो 250 mm स्टैंडर्ड लंबाई होती है, आप तुरंत सही कर देते। इसी को पूछ लिया है कहाँ पर? इसी को पूछ लिया है उन्होंने इंच में। यहाँ पर 8 इंच आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत से लगा दें 10 इंच 250 mm, लेकिन यहाँ पर आपको 10 इंच नहीं लगाना, ना ही 12 इंच लगाना है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू निमी आपको 8 इंच लगाना है। 8 इंच इज द राइट आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड लंबाई में। ठीक है। अधिकतर उपयोग में आने वाला हेक्सा फ्रेम कौन सा है? हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करिए। कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हैं, कितनों को आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अधिकतर उपयोग में आने वाला हेक्सा फ्रेम, आप बोलोगे सॉलिड हेक्सा फ्रेम। अरे भाई सॉलिड हेक्सा फ्रेम नहीं है, इसका है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें आसान रहते हैं हमारे लिए। उसकी एक तो हैंडल ग्रिप पकड़ने की भी अच्छी रहती है और इसके अलावा उसमें कोई भी ब्लेड यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका बीच राइट आंसर हो जाएगा एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। इसमें गलत टाइप हो गया, लेकिन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम इसका राइट आंसर है। कुछ स्ट्रोक के बाद ब्लेड ढीली हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में जानकर पूछा जाता है कि कुछ स्ट्रोक के बाद ब्लेड ढीली हो जाती है, क्यों? तो इसका मैं राइट आंसर बताता हूँ। बिंगनट की चूड़ी अचानक कई बच्चे लगा देते हैं कहीं, क्योंकि कुछ बुक में लिखा है, अब कन्फ्यूज नहीं होना है। अकॉर्डिंग टू निमी और एकदम 100% करेक्ट आंसर है ब्लेड में खिंचाव आ जाना, स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड। ठीक है, दोनों भी आपको नहीं लगाना। इस प्रकार से देखिए ऑप्शन एग्जामिनर कुछ इस प्रकार से देता है कि चारों सेम लगते हैं कि हम कौन सा लगाएं। चारों एकदम आपको सेम लगेंगे, चारों सही है, तो दोनों को नहीं लगाना आपको लगाना ब्लेड में खिंचाव आ जाना, बीच द राइट आंसर। कठोर धातुओं की कटिंग करने के लिए इस ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। आपको कठोर धातुओं की हेक्साइन करनी है, एक कटिंग करनी है, तो ऑल हार्ड ब्लेड फ्लेक्सिबल, आपको यहाँ पर इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑल हार्ड ब्लेड। देखिए ब्लेड दो प्रकार की होती है, एक होती है ऑल हार्ड ब्लेड और एक होती है फ्लेक्सिबल ब्लेड। तो ऑल हार्ड ब्लेड जो होती है उसको होल्स को छोड़कर पूरे ब्लेड जो होती है वो हार्ड होती है, और फ्लेक्सिबल ब्लेड जो होती है उसके मात्र जो दांते होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो हार्ड धातु की हमको अगर कटिंग करनी तो ऑल हार्ड ब्लेड का यूज करेंगे। कट को सॉफ्ट धातु की कटिंग करना है तो फ्लेक्सिबल ब्लेड का यूज करेंगे, सिंपल सा। ठीक है। कट को ब्लेड की मोटाई से अधिक चौड़ा क्यों रखा जाता है? ठीक है, जैसे कि हम कोई कटिंग करते हैं ना, तब जब हम कटिंग करते हैं तो जो कट की चौड़ाई आती है, जैसे कि हम एक मीटर है, यहाँ पर हमने इस प्रकार से हेक्साइन की, तो जो हमारा रूप बनता है ना ब्लेड की चौड़ाई से अधिक बनता है। तो कैसे बनता है? एक तो सबसे पहले ये भी पूछा जाता है क्या कैसे बनता है? तो ब्लेड की दांतों की सेटिंग के कारण बनता है। और अधिक चौड़ा हम क्यों रखते हैं? क्या जरूरत पड़ती है कि कट के जो ब्लेड की मोटाई से कट को अधिक चौड़ा रखा जाए? क्या जरूरत पड़ती है? तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम दांतों की सेटिंग नहीं करेंगे, दो प्रकार की सेटिंग होती है, वेब सेट और स्टिकर सेट, मैं बताऊँगा। अगर हम दांतों की सेटिंग नहीं करेंगे, कट को अधिक चौड़ा नहीं रखेंगे, तो हमारा ब्लेड कुछ चल नहीं पाएगा सही से, फंस के चलेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। प्री हीटिंग से बचाओ, ब्लेड को मुक्त गति प्रदान करने के लिए, और दोनों तो प्री हीटिंग से बचाओ, ब्लेड को मुक्त गति प्रदान करने के लिए आपको सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन यानी कि गर्म होने से बचाने के लिए, अगर घर्षण ज़्यादा होगा तो ब्लेड जल्दी गर्म होगी, जल्दी टूट जाएगी। तो प्री हीटिंग से बचाओ, ब्लेड को मुक्त गति प्रदान करने के लिए सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 1 mm से अधिक की पिच वाली ब्लेड में दांतों का कौन सा सेट होता है?
देखिए ये क्वेश्चन का आप ऑप्शन आंसर कमेंट करिए, मैं देखता हूँ कितने भाइयों को आ रहा है। ठीक है, मैंने बताया ना कि सेटिंग दो प्रकार की होती है, ब्लेड में बता दो, सेटिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है वेब सेट, एक होती है स्टिगर सेट। तो 1 mm से अधिक की पिच है, ब्लेड की पिच तो आपको पता ही होगा ना, एक दांते से दूसरे दांतों तक की लंबाई को पिच कहते हैं। ठीक है, तो 1 mm से अधिक की पिच है तो उस ब्लेड में कौन सी सेटिंग होगी, अमेजिंग क्वेश्चन है। उसमें होगा स्टिगर सेट। ठीक है, उसमें कौन सा होगा, स्टिगर सेट। ठीक है, ढलवा लोहा भारी एंगल के लिए किस पिच वाली ब्लेड का प्रयोग करेंगे, तो ढलवा लोहा भारी एंगल, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना, इसमें पिच हो जाएगी 1.8 mm की। ठीक है, पीतल की ट्यूब, तावा, आयरन की पाइप इत्यादि काटने के लिए किस पिच वाली ब्लेड का प्रयोग करेंगे, तो पीतल की ट्यूब है, तावा है, आयरन की पाइप है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 1 mm ब्लेड। अकॉर्डिंग टू मी आपके लिए मैं बता रहा हूँ, पीतल की ट्यूब, तावा, आयरन की पाइप इत्यादि काटने के लिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 0.8 mm नहीं लगाना, यहाँ पर लगाना है 1 mm। अगर पूछा जाता है कि पतली ट्यूब को काटने के लिए किस पिच वाली ब्लेड का प्रयोग करेंगे तो आपको लगाना है 0.8 mm। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछा गया है कंड्यूट पाइप, अन्य पतली ट्यूब, सीट मेटल के कार्य इत्यादि पर कौन सी पिच ब्लेड का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.8 mm, राइट आंसर हो जाएगा, ये तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कटिंग करते समय धातु की सतह पर कम से कम कितने दांतों का विस्तार होना चाहिए। यहाँ पर पूछ रहा है जब हम किसी धातु की कटिंग करते हैं तो इस धातु की सतह पर कम से कम ब्लेड के कितने दांत टिके होने चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा 3 दांत। 3 दांत आपकी धातु की सतह पर टिके होने चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शीघ्रता से खुलने योग्य वाइस नहीं है। हाँ ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है, बेंच वाइस, पाइप वाइस, पेन वाइस, टूल मेकर्स वाइस। तो कौन सी वाइस है जो शीघ्रता से नहीं खुलती है और सब शीघ्रता से खुलती है, यहाँ पर हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा। बेंच वाइस जो होती है वो शीघ्रता से नहीं खुल सकती, पाइप वाइस और पेन वाइस और टूल मेकर्स वाइस, इन वाइस को हम शीघ्रता से खोल सकते हैं। ठीक है, इज द राइट आंसर हो जाएगा। पाइप वाइस कार्य को कितने बिंदु पर पकड़ता है, तो यहाँ पर पाइप वाइस आपने देखा होगा, पाइप वाइस कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, पाइप वाइस यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पाइप वाइस कुछ इस तरह की होते हैं, यहाँ पर हम गोल वस्तु को पकड़ सकते हैं, राउंड बार पकड़ सकते हैं। तो कितने पॉइंट पर हमारे जो रॉड है, हमारे जो इसमें रॉड पकड़ी जाएगी, इस प्रकार से रॉड पकड़ी जाएगी, वो कितने पॉइंट पर इसको पकड़ेगा पाइप वाइस, यहाँ पर हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को साथ में लाइक करते रहिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, आपको पता होगा। पहले क्वेश्चन को फाइंड करना है, फिर टाइप करना है, फिर आपको बताना है। तो वीडियो को लाइक करिएगा ताकि हमारी मेहनत सफल हो सके, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और हम आपको नई नई वीडियो, नए नए क्वेश्चन अच्छे से तैयारी करा सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सभी ग्रुप्स में आप शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। रिवेट चाबी यानी कि की को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर हैंड वाइस। रिवेट की को पकड़ने के लिए हम हैंड वाइस को यूज करते हैं, बीच का राइट आंसर हो जाएगा। हैंड वाइस की लंबाई कितनी होती है, ठीक है, हैंड वाइस की आपसे लंबाई पूछी गई 125 से 150 mm, इज द राइट आंसर हो जाएगा। हैंड वाइस की लंबाई होती है वो होती है 125 से 150 mm। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन भाई एलियमल पूछ लेता है, आप कहोगे अरे यार इस साइज वाइज कहाँ पूछता है आजकल। हाँ भाई, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है, एनी मैंने भी पेपर दिए हैं, तो भाई कुछ भी क्वेश्चन पूछ आप हार्ड तैयारी करोगे ना तो इतना सरल क्वेश्चन पेपर आएगा कि आपके सारे क्वेश्चन हैं जो वो कन्फ्यूजन में, डाउट में सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसलिए आपको छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, कठिन से कठिन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से रीड करना है। 125 से 150 mm इज द राइट आंसर हो जाएगा। हैंड वाइस का सही होता है 125 से 150 mm। हैंड वाइस के जबड़े की चौड़ाई कितनी होती है, हैंड वाइस की जो जबड़े की चौड़ाई होती है ना वो आपसे पूछी गई। देखिए हैंड वाइस जबड़े की चौड़ाई होती है 40-44 mm, लेकिन आपको एक क्वेश्चन में और पूछता हूँ, हैंड वाइस का साइज कहाँ से लिया, साइज तो आपको पता होगा कि साइज उसके जो हैंड वाइस कुछ इस प्रकार से होती है, देखिए इस प्रकार से होती है। यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी होती है जिससे खुलती है और यहाँ पर उसकी एक रिवेट रहती है जिससे वो जुड़ रहती है। तो रिवेट से वर्किंग पॉइंट तक किसी दूरी से पेन वाइस यानी कि हैंड वाइस का साइज लिया जाता है। ठीक है, आपको ये साइज पूछा जा सकता है। पेन वाइस में एक तरफ हैंडल का दूसरी तरफ लगा होता है। पेन वाइस जो होती है ना, पेन वाइस आपने देखी, पेन वाइस जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है, देखिए
सही से फ्री हैंड स्केचिंग है, सही से आप समझ सकते हो। पेन वाइज जो होती है वो इस प्रकार होती है। तो इसमें एक तरफ हैंडल लगा होता है, ये हैंडल है, और दूसरी तरफ क्या लगा होता है, दूसरी तरफ हम जॉब को पकड़ते हैं तो किससे पकड़ते हैं, क्या लगा होता है, जबड़ा, चक, पॉलिट चक, पेनकल। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कीजिए किस किस ने सही बता पाया। इसका आंसर है पॉलिट चक, ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। टूल मेकर्स बाइस किस धातु का बना होता है, माइल्ड स्टील बना होता है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फोर्जिंग कार्य में इस्तेमाल किए जाने वाला बाइस कौन सा है। फोर्जिंग कार्य में आपको पता है, फोर्जिंग कार्य करने के लिए फोर्जिंग कार्य जब हम करते हैं तो वहाँ पर हम जो बाइस यूज करेंगे कोई ऐसी बाइस यूज करेंगे जिससे चोट मारने पर वो टूटे ना, क्योंकि वहाँ पर हम प्रहार करते हैं ना, फोर्जिंग कार्य में भारी भारी काम करते हैं, चोट ही मारनी पड़ती है। तो लेग वाइस हमारी एक ऐसी वाइस है जो माइल्ड स्टील बनाई जाती है और चोट मारने पर वो टूटती नहीं है। और बेंच वाइस का अगर हम यूज करेंगे तो कास्ट आयरन की बनी होती है जो कि बेटर होता है कास्ट आयरन, और हमारे बेंचेस टूट जाएंगे। इसलिए लेग वाइस का हम यूज करते हैं फोर्जिंग कार्य। गुनिया यानी कि ट्राई स्क्वायर, गुनिया की परिशुद्धता लगभग होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जाएगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए आपने थंबनेल में जो देखी थी ना टॉपिक, मैं नेमी की फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल पर, तो यानी कि मैंने शुरू से स्टार्ट किया ओनली सेफ्टी को छोड़कर, सेफ्टी हम बाद में करेंगे अच्छे से, सेफ्टी इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सेफ्टी को छोड़कर बाकी सभी चैप्टर को मैंने अच्छे से रीड किया है, अच्छे से वहाँ पर क्वेश्चन को ढूंढा है, मैंने क्वेश्चन को उठाया है। देखिए कितने क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं इस 10 चैप्टर में कि कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए थे और कितने आएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। आप 50 क्वेश्चन को सही से पढ़िए, रीड करिए, याद करिए। यहाँ पर ट्राई स्क्वायर का परिशुद्धता यानी कि उसकी लिस्ट काउंट यानी कि शुद्धता पूछी गई है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना। देखिए आपको ऑप्शन ऐसे लग रहा है कि चारों सही है, ठीक है, आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर सी द राइट आंसर होगा 0.002 mm प्रति 10 इंच की लंबाई में, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। गुनिया को किस धातु से बनाया जाता है, ठीक है, गुनिया को किस धातु से बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, ना माइल्ड स्टील है ना कास्ट आयरन, टूल स्टील है, इसमें है हार्ड स्टील। अकॉर्डिंग टू मी इसमें हार्ड स्टील अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो हार्ड स्टील लगाइए, 100% आपका ऑप्शन सही है। गुनिया का साइज किससे लिया जाता है, ब्लेड से, स्टॉक से, ये भी दोनों, ब्लेड की लंबाई और स्टॉक की चौड़ाई से। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट करिए आंसर। कितने भाई हैं जो कि सही इस क्वेश्चन का सही बता पाते हैं। तो देखिए गुनिया जो होती है ना वो तो आपने देखी होगी, गुनिया यानी कि ट्राई स्क्वायर इस प्रकार से होता है। हम इसका यूज करते हैं कोई 90 डिग्री का एंगल मापने के लिए नहीं, चेक करने के लिए, स्क्वायरनेस चेक करने के लिए, फ्लैटनेस चेक करने के लिए, इन सब कार्य करने के लिए हम गुनिया का यूज करते हैं, ठीक है। तो गुनिया की अगर हमको साइज लेना है कि हमको बड़ी चाहिए छोटी चाहिए तो कहाँ से लेंगे, तो ब्लेड से हम साइज लेते हैं। ब्लेड जितना बड़ा छोटा होगा ना, हम इसी ब्लेड से गुनिया को स्पेसिफाई करते हैं। स्टॉक से, ब्लेड स्टॉक से नहीं करते, ना ब्लेड की लंबाई स्टॉक चौड़ाई से करते हैं। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ट्राई स्क्वायर का कार्य नहीं है, यानी गुनिया का कार्य नहीं है समतलता की जांच करना, 90 डिग्री कोण चेक करना, 90 डिग्री कोण मापना, वर्ग कार्यता जांचना। तो यहाँ पर सी इज राइट आंसर है 90 डिग्री कोण मापना। हम 90 डिग्री कोण माप नहीं सकते, ओनली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह राइट आंसर हो जाएगा। हैमरिंग किए जाने वाले जॉब को किस वाइस में पकड़ते हैं। अभी मैंने बताया ना कि हम जब जहाँ पर हैमरिंग करनी होती है या कोई भारी कार्य करना होता है वहाँ पर हम लेग वाइस का यानी कि टांग वाइस को उपयोग करेंगे, ठीक है। तो आपको लेग वाइस टांग वाइस में कंफ्यूज नहीं होना है। टांग वाइस हिंदी कहते हैं, लेग वाइस इंग्लिश कहते हैं। टांग वाइस किस धातु की बनाई जाती है। अभी मैंने बताया था कि माइल्ड स्टील टांग वाइस बनाई जाती है। अगर हम कास्ट आयरन बना देंगे तो भंगुर होता है और चोट मारेंगे तो टूट जाएगी। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर हमारी क्लास पूरी आपने अगर देखी है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फुल वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने अगर हमारे वीडियो में 50 क्वेश्चन देखे हैं, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप अगर टेलीग्राम पर सर्च करोगे पावरफुल स्टडी तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको टेस्ट भी वहीं पर अवेलेबल होगा देने के लिए, ठीक है। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास आ सके और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो भाइयों अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कर देना, जैसे कि आप सभी करते हो, तो हम भी अच्छे से तैयारी करेंगे। और हम ITI कर ली है तो हम सरकारी नौकरी तो लेकर रहेंगे, ये तो वादा है, ठीक है। सरकारी नौकरी में लेकर ही रहेंगे। अगर ITI की है तो, अगर नहीं लेनी होती तो हम कॉम्पिटिशन में घूमते ना, कॉम्पिटिशन करते। देखिए भाई एक बात का विशेष ध्यान रखना कि टेक्निकल है ना, इसका एक लिमिटेड कोर्स है, लिमिटेड सिलेबस है, और कॉम्पिटिशन है उसका अथाह भंडार है, कितना ही बड़ू कम रहता है। अगर आपने टेक्निकल का सिलेबस समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो कोई भी ITI से रिलेटेड जितने भी एग्जाम, जितने भी वैकेंसी निकलती है, किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते हो।
बस एक बार आपको अपना टेक्निकल का फंडामेंटल यानी कि बेस यानी कि नींव आपको पक्की करनी। अगर आपकी नींव पक्की होगी तो कितनी मंजिल मकान बनाओ गिरेगा नहीं। अगर नींव पक्की नहीं है तो एक भी मंजिल पर ही गिर जाएगा। तो आपको अपनी नींव पक्की करनी है भाई। नींव पक्की अगर आपकी हो जाएगी ना तो आप कितने ही मंजिल मकान बनाओ, कितने भी एग्जाम दो, सभी फाइट होंगे, सभी में आप पास होंगे और आप बहुत जल्दी जॉब लगेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको डेली वीडियो मिलेगी तो डेली आप देखते